निजामुद्दीन, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम स्पेस के शो में। मैं आपका होस्ट दानिश, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए हुए अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथ में दे। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे हुए थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा के रख दी थी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं पकड़ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी ये रही है कि उसकी सबसे पावरफुल एजेंसी ने पिछले 50 सालों में उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। इस वाक़ये की शुरुआत 24 नवंबर 1974 में पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से होती है। एक शख्स जो देखने में बिजनेसमैन लगता था, वो उनसे पोर्टलैंड में टिकट बुक कराया और जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट में किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वगैरह चेक की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन का जहाज था जिसको 45 मिनट की दूरी पर एक एयरप्लेन से दूर जगह थी, वहां जाना था। सन ग्लासेस लगे एक ब्रिज केस लिए एक आदमी जिसका नाम बैन कूपर था, वो इस जहाज में सवार होता है और अपनी पसंद की सीट पर जाके बैठ जाता है। जो जहाज की सबसे आखिर की सीट होती है वहां जाके बैठ जाता है। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ में सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी उस वक्त कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, अलाउ हुआ करता था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट फ्लाइट टेक ऑफ होती है और फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही जैन पीछे मुड़ा और अपने पास में बैठे एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस था, उसने जब वो चिट्ठी देखी तो उसको चिट्ठी को देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मिस, इस मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाएं। जब एयर होस्टेस उस डैन कूपर के बराबर में आके बैठती है तो उसने ब्रेक केस खोला, इसमें डायनामाइट होता है। इन चीज़ों को देखकर अब जो होती है वो डर जाती है और एक तरीके से वो जहाज हाईजैक हो चुका था। जहाज हाईजैक हो चुका था, उसने अपनी 3 फरमाइशें बताई थी, 3 उसे अपनी पूरी करानी थी मांगे। उसकी 3 मांगे ये थी कि पहली ये थी कि उसे 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश चाहिए, 2 पैराशूट चाहिए और सेटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था उसे। अपनी डिमांड के आखिर में उसने फ्लोरेंस को इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि अगर तुमने कोई गलती करी तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर और भी लोग थे जिनमें पीछे जहाज में होने वाले इस वाक्य के बारे में कोई लिम नहीं था। अब वो एयर होस्टेस उसकी जो डिमांड होती है वो लेकर कैप्टन के पास जाती है और कैप्टन को पूरी बात बताती हैं। एक दूसरी एयर होस्टेस होती है जिसका नाम था टीना। वो अब इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ बैठ जाती है। जब पायलट और डैन कूपर के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम एयर होस्टेस कर रही थी। याद रहे अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला हाईजैक प्लान था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटी ने और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांडें पूरी कर दी जाएंगी। अब जाहिर है अथॉरिटी को भी मालूम था कि बैंक ऊपर हमसे बात कर जहाज का तो कहीं नहीं, क्योंकि बीच हवा में है, फ्लाइट में बैठा हुआ था और जिस फ्लाइट को सिर्फ 45 मिनट पे एक जगह से दूसरी का पहुंचना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द गर्दिश करती रहती है। और बाकायदा 35 पैसेंजर जो इस वाक्य से बिल्कुल बेखबर होते हैं, उन्हें बताया गया कि टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग नहीं कर पा रहा है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे और एक करीब स्काई डाइविंग की तरफ से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी मंगा ली गई थी। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को बैग दिया गया पैसों में भरा हुआ और 2 से पैराशूट भी दिए गए और साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी किया गया था। अपनी मांगे पूरी कराने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने की अनुमति दी, मतलब जहाज से उतर नहीं सकते थे वो। अब रात हो चुकी होती है
और जहाज एक बार फिर टेक ऑफ करता है। डैन कूपर ने अपने ऊपर बैठी टीना जो थर्स्टर होती है, कुछ उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शन भी भेजे। वो चाहता था कि जहाज की लैंडिंग गियर और स्लैश खुले रहें, एल्टीट्यूड जो ऊंचाई होती है 10,000 फीट रहे, और स्पीड 320 किलोमीटर की रहे, और जहाज को सीधा मैक्सिको की तरफ ले आया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड होती है पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले आना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसकी जहाज में इतना फ्यूल नहीं था कि मैक्सिको पहुंच पाते। लिहाजा उसने को डैन कूपर पायलट डैन कूपर से कहता है कि इसको दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। पायलट ने डैन कूपर को रिफिलिंग के लिए दो ऑप्शन दिए, एक रेनो और एक फेनिक्स। अब डैन कूपर ने रेनो पर लैंडिंग कराने के लिए राजी हो जाता है, फ्यूल भरवाने के लिए। दूसरी तरफ लोकल और सेंट्रल अथॉरिटी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था, दो फाइटर जेट को जहाज के पीछे लगा दिया था, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड घंटे नहीं कर पाए जिसमें ये जहाज चल रहा था। इसी वजह से उन लोगों ने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में जहाज रेनू की तरफ रवाना होता है। इतने में डैन कूपर पास में बैठी टीना जो एस्टोर होती है उसे कॉकपिट में जाने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर दो पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद होते हैं। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी है, तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी जगह पर कुछ बैठा हुआ तो कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियाँ खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन सही तरीके से एक्सपेंस नहीं किया जा सकता। 3 घंटा जब जहाज रेनू में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन जहाज में ना ही तो डैन कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक्य के बाद डैन कूपर का कोई अता पता ही नहीं चला। ना ही तो वो जिंदा मिला, ना ही वो मुर्दा मिला। आखिर डैन कूपर था कौन, और पूरे अमेरिका के आंखों को धोखा देकर वो गायब का हो गया। ये केस सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जो आज तक अनसोल्व है। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रहने की वजह से ये बात तो क्लियर थी कि उसने सिएटल और वेनो के बीच में ही कहीं छलांग लगाई है। एफबीआई ने जहाज पर सबूत तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट और दो में से एक पैराशूट मिला था, जो कूपर पीछे छोड़ के अपने गया था। हालांकि उसके पास किसी के फोटो तक मौजूद नहीं थे। पैसेंजर से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच तैयार करवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाए, एफबीआई को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप लगाई थी। ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट मोड पर था, यानी जिस मार्ग पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था। साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर गियर 8:10 पर रुका था। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डैन कूपर के ट्रक इंफॉर्मेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड की सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन न कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर कोई पैसे का बैग। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एफबीआई के भी ख्वाब गुमान में भी नहीं था। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार एफबीआई ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू किया था। डैन कूपर का स्केच और 2 लाख दो सीरियल नंबर भी अखबारों में छापे गए थे, और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के इनाम देने तक का वादा किया था। उन लोगों का ख्याल था कि डैन कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा कहीं दिखाई नहीं। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं होता है। करीब 9 सालों के बाद यानी कि 1980 में एक वाक्य फिर होता है। वॉशिंगटन में ओलंबियन स्ट्रीट के किनारे एक बीच है जिसे टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा होता है, जब वो नदी के किनारे तीन नोटों की 3 गड्डियाँ देखता है, जो 20-20 के नोटों की होती हैं, जो टोटल $5,800 बनते थे।
बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेके FBI के पास जाते हैं। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर जाते हैं डैन कूपर को दिए गए थे। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 साल बाद पहली एक ऐसी चीज थी जो FBI के हाथ लगी थी। बजाय इस केस को सुलझाने के इस चीज ने केस को और उलझा दिया, क्योंकि ये पैसे 27 किलोमीटर दूर पा गए थे उस एरिया से जहां पर इन लोगों ने सर्च करा था। अब ये भी हो सकता था कि ये पैसे डैन कूपर से गिरे होंगे, और ये भी हो सकता है कि नदी में बहते हुए पैसे यहाँ तक 27 किलोमीटर दूर आए तो होंगे। लेकिन बाद में नोट किया गया ये जो नदी थी ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती थी। मतलब अगर उसके पैसे अगर 45 किलोमीटर के दायरे में गिरे हैं तो उससे आगे आने चाहिए थे, उसके ऑपोजिट नदी पीछे की साइड बहती थी ऑपोजिट, तो पैसे उल्टी तरफ आए। तो ये भी एक मिस्ट्री है। हाईजैकिंग के 3 साल बाद टीना बार जो था वहां पर एक एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी, और उस रेत में भी कई सारे सड़े गले नोट पाए गए थे। इन सारे इंफॉर्मेशन से ये तो साबित होता है कि किसी ने इस केस को जानबूझ कर उलझाने के लिए इस तरीके की हरकतें करी थी कि टीना वार में रेत के नीचे पैसे गाड़ना, 9 साल बाद एक बैग में 20-20 के वही नोटों का मिलना। ये शायद साफ होता था कि इसमें से किसी ने इस केस को उलझाने की कोशिश करी है। लेकिन ये मिस्ट्री आज भी रहस्य बना हुआ है कि वो डैन कूपर गया कहाँ और डैन कूपर ने पैसे लिए थे वो खर्च कहाँ करें। अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त ये था कि अमेरिका को FBI को पहली बार अपने पूरे करियर में पहली बार पब्लिक की मदद मांगनी पड़ी। तो ये थी कहानी डैन कूपर की, जिसने अमेरिका और FBI की आंखों में धूल झोंक के एक हाईजैकिंग करी और हाईजैकिंग सक्सेसफुल भी करता है। उसके बाद उसका कोई पता भी नहीं चलता, वो अपनी लैंडिंग में खुद कर लेता है, खुद पैराशूट लेकर उतर जाता है और 9 साल तक अमेरिका से ढूंढता रहता है, इसको कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में अमेरिका और FBI ने उसके फोटो भी छपवाए अखबार में कि पब्लिक से मदद मांगने के लिए। लेकिन आज भी इस केस को लगभग 50-55 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अमेरिका के हत्थे इसका कोई खुला सबूत नहीं लगा कि आखिर डैन कूपर गया कहाँ, उन्हें पैसा खर्च क्या करे। एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका और FBI की इसे नाकामी ही कहा जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।